हेलो स्टूडेंट्स। 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट क्लास में हमने पीएनडल अकाउंट स्टडी किया था। पीएनडल का हमने रिवीजन किया था। आज हम यहाँ पर पीएनडल के बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पीएनडल एप्रोप्रिएशन, जो हमारे इस फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर इस पीएनडल एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे 101% क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पीएनडल को लेकर मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि पीएनडल हम हमारी फर्म के फाइनल प्रॉफिट और फाइनल लॉस मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, और उसका फॉर्मेट और उसमें आने वाले ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, पीएनडल एप्रोप्रिएशन में क्या होगा। एक्चुअली में पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इस नेट प्रॉफिट जो भी हमने पीएनडल से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इस नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब इसके अपोर्समेंट करने के लिए, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, पीएनडल एप्रोप्रिएशन। भाई प्रॉफिट है तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस में तो क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटर होता है, तो बिजनेस का सारा प्रॉफिट उसी का ही होता है। लेकिन पार्टनरशिप में तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर नहीं होते, एक से ज्यादा मोर देन वन प्रोप्राइटर्स होते हैं, तो वहां पे हमें प्रॉफिट को प्रोप्राइटर्स में मतलब पार्टनर्स में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी पीएनडल का नेट प्रॉफिट है उसे हम पीएनडल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। पीएनडल एप्रोप्रिएशन के अंदर भी वही सेम रूल कि डेबिट साइड आपका एक्सपेंसेस एंड लॉस साइड होगा और क्रेडिट साइड आपकी इनकम एंड प्रॉफिट साइड होगी। तो वो नेट प्रॉफिट सबसे पहले क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को जो एप्रोप्रिएशंस अलाउ कर रहे हैं, पार्टनर्स को हम यहाँ पर क्या क्या एप्रोप्रिएशंस अलाउ करते हैं, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब अलाउ किया जाता है। फिर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, आईओसी अलाउ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पार्टनर्स जब अपने पर्सनल प्राइवेट पर्पस के लिए ड्रॉविंग्स करते हैं तो उसके बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, पहले इनकम साइड की बात करें तो इनकम साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, जो फर्म यहाँ पर पार्टनर्स से ड्रॉविंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये फर्म के लिए इनकम है। फिर इन इनकम और प्रॉफिट में से हम जो भी अमाउंट फर्म जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी उसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन। और फिर उसके बाद दोनों साइड के डिफरेंस से जो भी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बचेगा, उस बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टूडेंट्स, उसमें ये सभी ट्रांजेक्शंस, ये सभी आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इन सबको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, पीएनडल एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट किया जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पीएनडल एप्रोप्रिएशन मैंने क्या कहा, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो इसमें यहाँ पर ये जितने भी एडजस्टमेंट, जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम बात करेंगे आज, पार्टनर्स रेमुनरेशन, मतलब पार्टनर्स को फर्म की तरफ से मिलने वाला रेमुनरेशन, सैलरी वगैरह, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक पार्टनर्स रेमुनरेशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पार्टनर्स रेमुनरेशन हमेशा वर्किंग पार्टनर्स को ही अलाउ किया जाता है। मतलब फर्म में जो एक्टिव पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, जो फर्म में आके यहाँ वर्किंग करेंगे, काम करेंगे, उनको ही रेमुनरेशन अलाउ होगा। स्लीपिंग पार्टनर्स को कभी भी रेमुनरेशन अलाउ नहीं किया जाता है। तो जो भी रेमुनरेशन हम वर्किंग पार्टनर्स को अलाउ करेंगे, ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन, उसकी एंट्री क्या पास होगी, फर्स्ट एंट्री पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन फर्म अलाउ कर रही है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो फर्म की बुक में एंट्री क्या पास होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी रेमुनरेशन है वो पार्टनर्स की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है रेमुनरेशन, तो इस एक्सपेंसेस को कहां से राइट ऑफ किया जाएगा, पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल, अब देखिए आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स का रेमुनरेशन मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है।
यदि किसी भी पार्टनर का रेम्युनरेशन मंथली है तो उसे आप एनुअल में कन्वर्ट करना जरूरी है, कंपलसरी है। मंथली कैसे? 10,000 पर मंथ, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 10 मल्टीप्लाई 12 120। तो मंथली को एनुअल में कन्वर्ट करके पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो कर देंगे। एनुअल है तो एनुअल तो पहले से एनुअल में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी एनुअल रेम्युनरेशन है उसे डायरेक्टली हम क्या करेंगे? पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो कर देंगे। फिर उसके बाद में आता है सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर पी&एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में से एक तो हम पार्टनर्स को रेम्युनरेशन अलाउ करते हैं, सेकंड हम यहाँ पर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, जिसे हम कहते हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो फर्म अपनी बुक्स में उसकी एंट्री क्या पास करती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस डेबिट, और वो इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर ये जो एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन में से राइट ऑफ कर दिया जाएगा, तो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी? पी&एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? हमें जिस कैपिटल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाई आईओसी की रेट, इंटरेस्ट रेट, डिवाइड 100, मल्टीप्लाई जितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो टाइम, डिवाइड 12। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। ओपनिंग कैपिटल मतलब ईयर के बिगनिंग में जो पार्टनर्स की कैपिटल है, उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पार्टनर्स ने यदि ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर यदि कोई क्लोजिंग कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आईओसी को लेकर ये है कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल गिवन रहती है, तो मैंने अभी क्या कहा कि क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होता। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में तो क्लोजिंग गिवन है, तो इसका मतलब हमें ओपनिंग पे जाना है, ओपनिंग चाहिए हमें। तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए आपको रिवर्स एडजस्टमेंट करना होता है। रिवर्स मतलब कि आपने यहां पर क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में जो जो आइटम प्लस किया था अब उसको माइनस करो, और जो आइटम माइनस किया था उसको प्लस करो। तो यहां पर क्लोजिंग से ओपनिंग मतलब रिवर्स जाना है। तो रिवर्स एडजस्टमेंट में जो भी ड्रॉविंग्स की है पार्टनर्स ने उसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो पहले लेस हुई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स भी ऐड होगा, लॉसेज यदि है तो ऐड, एडिशनल कैपिटल लेस, और प्रॉफिट्स हुआ है तो लेस। तो मतलब जो आइटम ऐड होते थे उनको रिवर्स एडजस्टमेंट में माइनस लेस किया जाएगा, और जो लेस होते थे उनको ऐड। तो इससे हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे आ जाएंगे, और इस ओपनिंग कैपिटल पे हम आईओसी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कि आईओसी कब अलाउ नहीं किया जाता पार्टनर्स को? यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट या डीड नहीं बनी है तो उस केस में आईओसी अलाउ नहीं होगा। यदि फर्म को लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है किसी भी ईयर में, तो उस वाले ईयर में आईओसी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि लॉस वाले केस में पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है। लॉस वाले केस में यदि किसी ईयर में फर्म को लॉस हो रहा है तो हमने यदि पार्टनर से लोन ले रखा है तो हम उस पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट मतलब आईओसी अलाउ नहीं करेंगे लॉस वाले ईयर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने अभी एक तो रेमुनरेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, स्टडी किया पूरा कंप्लीट, क्या एंट्री पास होगी, कैसे कैलकुलेशन होगी। आईओसी के बारे में बात हुई है कि आईओसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग यदि कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में या लॉस वाले केस में आईओसी अलाउ नहीं किया जाता पार्टनर्स को। ये सारी बातें हमारी हो गई है। ये यहाँ पर आपका पी&एल और पी&एल एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये बातें मैंने अभी बता दी आपको डिफरेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अब जैसे हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें? आईओसी। अब यहाँ पर हम आईओसी कैलकुलेट करना चाहते हैं,
तो आईओसी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईओसी को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे, लेकिन अब हमें कुछ एग्जांपल्स भी लेने होंगे आईओसी की कैलकुलेशन को समझने के लिए। अब जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर राज एंड नीरज टू पार्टनर्स हैं। दे आर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब ईयर के बिगनिंग में। ईयर की बिगनिंग में कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग। तो यहाँ पर इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल है 250 एंड 150। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। फिर 1 जुलाई 2011 ईयर के मिड में, ड्यूरिंग द ईयर डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपीज ईच। इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल को चेंज करके 2 लाख रुपीज कर लेंगे ईयर के मिड में 1 जुलाई को। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वाज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉइंग कैश। और ये जो कैपिटल जो चेंज हो रही है ये एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने की वजह से या ड्रॉइंग्स की वजह से चेंज होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। आईओसी की रेट 8% पर एनम है। और आपको ईयर एंडिंग 31 मार्च का आईओसी कैलकुलेट करना है। अब ईयर एंड का हम आईओसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम राज की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आईओसी कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप सिंपल मेथड से भी आईओसी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट मेथड से भी आईओसी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम सिंपल की बात करते हैं। सिंपल की बात करें तो देखिए पहले हम राज 1 अप्रैल ईयर के स्टार्टिंग में राज की कैपिटल फर्म में 250 थी। राज की कैपिटल 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, क्योंकि कैपिटल चेंज कब हो रही है? 1 जुलाई को। तो अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल में जून, 3 मंथ्स। तो यहाँ पर राज की 3 मंथ्स कैपिटल 250 थी। ठीक है, फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद 1 जुलाई को उसकी कैपिटल 2 लाख रुपीज हो जाएगी। तो ईयर के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो 250 कैपिटल। तो ईयर के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो हमें इंटरेस्ट 250 पे कैलकुलेट करना है। 250 पे 8%, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उसकी कैपिटल चेंज होके 2 लाख रुपीज हो गई। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई टू मार्च 9 मंथ। 9 मंथ अब हमें 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब ऐसे ही हमें नीरज का करना है। नीरज की भी कैपिटल 1 अप्रैल को ईयर के स्टार्टिंग में 150 थी। फिर 1 जुलाई को 2 लाख हो जाएगी। तो अप्रैल से जून 150 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद जुलाई से मार्च 2 लाख पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो ये तो हमारा सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। और हम यदि इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, कौन से मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं? प्रोडक्ट मेथड से। तो हम इसमें प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यदि हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना है आईओसी कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हम आईओडी में करते हैं यूज, है ना? तो उस केस में यहाँ पर जो भी आपका कैपिटल अमाउंट है, अब जैसे कैपिटल यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना है? 250 राज का। और फिर कितना हो जाएगा चेंज होके? 2 लाख। ठीक है, अमाउंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम टाइम। ठीक है, अब ये जो 250 यहाँ पर कैपिटल था वो कितने मंथ्स था? 3 मंथ्स। 2 लाख रुपीज कैपिटल कितने मंथ्स है? 9 मंथ्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट अमाउंट। कैसे? ये जो कैपिटल अमाउंट है उनको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके, तो 250 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 750। और 2 लाख मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा आपका 18 लाख। अब ये जो प्रोडक्ट अमाउंट है 750 और 18 लाख, इसका हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25,50,000। 25,50,000 ये टोटल प्रोडक्ट अमाउंट हो गया। अब इस पे आईओसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कर लेते हैं। इधर जगह नहीं है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है उधर। आईओसी, अब आईओसी हमें कैलकुलेट करना है कि 25,50,000 टोटल प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 12। अब मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड 12 नहीं किया, टाइम से तो हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए दोबारा टाइम से मल्टीप्लाई करना नहीं है डबल बार। तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 12। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपके पास जो राज है पार्टनर, उसका आपके पास टोटल आईओसी कैलकुलेट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड।
अब देखिए सॉल्व करके भी देख लेते हैं फटाफट। 17,000, तो यहाँ पे ये राज का आपका आईओसी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। 17,000 देख लीजिए, तो सिंपल मेथड से आप आईओसी कैलकुलेट करेंगे तो इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। ठीक है, जितनी बार भी कैपिटल चेंज हो रही है उतनी बार अलग अलग सेपरेट सेपरेट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और मेथड से आप आईओसी कैलकुलेट करते हैं तो जितनी बार भी कैपिटल चेंज हो रही है उनका कंबाइंड एक साथ आप आईओसी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड में। इस तरीके से कैसे, जितनी बार भी कैपिटल चेंज हो रही है, पहले कैपिटल ईयर की स्टार्टिंग में 250 कितने मंथ्स थी, 3 मंथ, फिर 2 लाख 9 मंथ्स, तो अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, और प्रोडक्ट अमाउंट के ऊपर आप इस फॉर्मूले से आईओसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका आईओसी वाला टॉपिक है कि आईओसी की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब जैसे कि ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास में यहाँ पर ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, और यहाँ पर अप्रैल 1 अप्रैल ईयर के स्टार्टिंग में उनका कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल को, 4 लाख और 3 लाख है। फिर 1 अगस्त को यहाँ पर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, इन्होंने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है 50 एंड 40, बी विड्रॉ और बी ड्रॉइंग्स कर रहा है 1 मार्च को 15,000 का, इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम है, और आपको 31 मार्च का आईओसी कैलकुलेट करना है। पहले हम एक ही बात करें, ए ने यहाँ पर अपनी कैपिटल में कितनी बार चेंजेस किया था, भाई पार्टनर अपनी कैपिटल में जितनी बार चेंजेस करेंगे उतना हमें ध्यान रखना है। ए का ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल 4 लाख रुपीज था, फिर ए ने एडिशनल कैपिटल कब इन्वेस्ट किया, 1 अगस्त, तो अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, जुलाई के बाद ही आता है अगस्त, अप्रैल से लेकर 31 जुलाई कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ, 4 मंथ यहाँ पर एक ही कैपिटल 4 लाख रुपीज थी, तो 4 लाख पे 6% इंटरेस्ट, 4 मंथ्स का 8,000, फिर 1 अगस्त को उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया 50,000, तो यहाँ पर पहले उसकी कैपिटल कितनी थी अप्रैल में 4, 50,000 उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने से पार्टनर्स की कैपिटल अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्रॉइंग से तो कैपिटल रिड्यूस होती है और एडिशनल कैपिटल से इंक्रीज होता है, तो 4 लाख प्लस 50 एडिशनल कैपिटल, अब उसकी कैपिटल 1 अगस्त को 450 हो गई इंक्रीज होके, तो अगस्त से लेकर 31 मार्च 8 मंथ्स 8 महीने, तो 450 पे 6% इंटरेस्ट 8 मंथ्स का कैलकुलेट हो गया 18,000, तो टोटल उसका इंटरेस्ट हो गया 4 मंथ्स और 8 मंथ्स के बेसिस पे 26,000। ये तो इंटरेस्ट हुआ ए का, किसका इंटरेस्ट हुआ, ए। अब हम बी की बात करें, तो बी की कैपिटल 1 अप्रैल ईयर के स्टार्टिंग में 3 लाख रुपीज थी, फिर उसने भी एडिशनल कैपिटल कब इन्वेस्ट किया, 1 अगस्त, तो यहाँ पर अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 4 मंथ्स कैपिटल 3 लाख, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6,000, फिर उसके बाद अगस्त के बाद में उसने फिर से अपनी कैपिटल में चेंजेस किया, बी ने 2 बार कैपिटल चेंज की है, बी ने एक बार तो कैपिटल अगस्त में चेंज की थी 1 अगस्त को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करके, और सेकंड टाइम उसने कैपिटल चेंज की है 1 मार्च को ड्रॉइंग्स करके, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब सेकंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1 अगस्त से लेकर 29 फेब। ओके, क्यों, क्योंकि 29 फेब के बाद 1 मार्च को उसने अपनी कैपिटल फिर से चेंज कर ली, तो यहाँ पर 1 अगस्त से 29 फेब उसकी कैपिटल 3 लाख से 340 हो गई, क्योंकि 40,000 40,000 उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उसपे आपका अगस्त से फेब तक 7 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर 1 मार्च को उसने 15,000 का ड्रॉविंग्स कर लिया, तो 340 में से 15,000 लेस कर दीजिए, क्योंकि ड्रॉविंग्स की वजह से कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस, और एडिशनल कैपिटल फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है, तो 340 में से 15,000 पैसे निकाल लिए उसने, ड्रॉइंग्स कर लिए, लेस कर दो, और उस पे 325 जो रिमेनिंग कैपिटल है उस पे 6% इंटरेस्ट 1 मंथ का कैलकुलेट हो जाएगा, कि 1 मार्च को ड्रॉइंग्स किया था, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ होंगे, 1 मंथ, क्योंकि एक्चुअल में जो भी यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा ईयर के एंडिंग में कैलकुलेट होता है, और इन क्वेश्चंस में हमारा ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो ऐसे हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आईओसी की कैलकुलेशन है, ठीक है, वो हम इस अकॉर्डिंग करते हैं
कि जितनी बार भी पार्टनर अपनी कैपिटल को चेंज कर रहा है, चेंजेस कब होती है कैपिटल में, चेंजेस कब होता है, कोई फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है या कोई ड्रॉविंग्स कर रहा है, तो जितनी बार वो चेंज करेगा उतनी बार हम सेपरेटली क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, तो यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें ऐसे समझनी है। तो ये हमारा आईओसी वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है बात यहाँ पर आईओसी के अंदर। तो आज हमने पीएनडल एप्रोप्रिएशन के यहाँ पर टू टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। एक तो हमारा आईओसी और एक है हमारा पार्टनर्स रेमुनरेशन। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्टनर्स मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स का मैनेजरियल कमीशन और आईओडी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीएनडल एप्रोप्रिएशन टॉपिक छोटा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो आप भी जानते हैं कि पीएनडल एप्रोप्रिएशन फर्स्ट चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट में भी यूज होगा और गारंटी वाले टॉपिक में भी यूज होगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।